हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की कहानी की शुरुआत होती है कोरिया के मध्यकाल से, जहां हम उसके राजा को देखते हैं जो कि वहां से भाग रहा है क्योंकि सेना को दुश्मन सेना ने ध्वस्त कर दिया है, जिसके कारण अब वो अपना पूरा खजाना लेकर समुद्र के रास्ते से भाग रहा है। लेकिन भाग कहाँ रहा है ये हमें नहीं बताया गया और ना ही ये बताया गया कि वो खजाना लेकर अपनी मंजिल तक पहुंचा भी या फिर नहीं। लेकिन आप दिक्कत मत लीजिए, कहानी के अंत में आपको इसका जवाब जरूर मिल जाएगा। फिलहाल अब आ जाते हैं आज के समय में, जहां हम कुछ चोरों की टोली को देखते हैं जिन्हें सजा के तौर पर समुद्र के बीच में ऐसे ही छोड़ दिया गया है ताकि वो भूख और प्यास से मर जाए। उनका सरदार मुंशी अपने लोगों से कहता है कि अब उसका समय करीब है क्योंकि उन्हें बिना खाने के कई दिन हो चुके हैं और ऐसे में जिंदा रहना असंभव है। पर दोस्तों, उनकी किस्मत अच्छी थी कि कभी वहां पर एक पायरेट्स का शिप आ जाता है जिसकी कैप्टन एक लड़की होती है, जिसे इन लोगों को देखकर इन पर तरस आता और इसीलिए इन्हें अपने ऊपर शिप पर बुला लेती है। खाने को खाना देती है। फिर कुछ इस तरह से दिन, महीने और साल बीत जाते। लेकिन अब एक ही खाना हर दिन खा खाकर उन चोरों में से एक चोर घबरा जाता है और एक से कहता है कि आखिर तुम लोग लुटेरे हो या फिर बेवकूफ, क्या तुम लोग एक ही खाना खाकर तंग नहीं आ जाते? वो लुटेरा कहता है कि हम असल में सिर्फ जापानी जहाज़ों को ही लूटते हैं। जो सुनकर वो चोर कहता है, यही तो तुम लोगों की सबसे बड़ी गलती है। ऐसे में तुम हमेशा यही समुद्र में ही भटकते रहोगे, कभी कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। इतना कुछ कहकर उस खाने को डेक पर वो फेंक देता है, जिससे कि येरांग देख लेती है और गुस्से में पूछती है कि ये खाना किसने फेंका। वो चोर सीना चौड़ा करके कहता है कि मैंने। इतने में मुंशिन बीच में आकर बात को ठंडा करता है क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि ये शिप येरांग का है, वो ही उसकी कैप्टन है, इसीलिए उसकी बात माननी पड़ेगी वरना वो अपने लोगों से उन्हें मरवा देगी। इतने में इन्हें दूर से आता हुआ एक जापानी जहाज दिखाई देता है, जो देख ये लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब इन्हें मौका मिलेगा उसे लूटने का। हर कोई अपनी तरफदारी करता है कि वो ये लूटेगा, कोई कुछ लूटेगा, पर सिर्फ मुंशिन था जो बोलता है कि वो अकेले उस जापानी जहाज पर जाएगा और सभी को मार गिराएगा क्योंकि उसे तलवारबाजी बहुत अच्छी आती है। उसकी ये बात सुन येरांग हंसने लगती, लेकिन उसने उसे एक मौका दिया। कहा कि ठीक है, तुम पहले जाओ। अब जहाज करीब आया तो उसने उस पर छलांग मार दी। फिर शुरू कर दिया उसने अपना कर्तव्य और बता दिया कि सच में उसे तलवारबाजी अच्छी आती है। इतने में येरांग और उसके बाकी के लोग भी उस जहाज पर कूद पड़े और सभी को मार गिराया। लेकिन जब इन्होंने उसकी तलाशी ली तो एक फूटी कौड़ी उन्हें उस जहाज पर नहीं मिली, जिससे सभी के चेहरे मायूस हो गए क्योंकि उन्होंने काफी दिन बाद इस जहाज को अपनी तरफ आते देखा था। अब न जाने कब ये मौका दोबारा हाथ लगेगा, पर इनके पास तो खाना भी कुछ नहीं है। इसीलिए येरांग उन आदमियों से गुस्से में पूछती है कि आखिर वो बिना खाना और पानी के समुद्र में कर क्या रहे थे। तब उसमें से एक बच्चा उठकर बताता है कि दरअसल वो लोग एक खजाने की तलाश में थे जो आज से कई साल पहले इसी समुद्र के किसी कोने में खो गया। यहाँ उसी कोरियन राजा के खजाने का जिक्र हो रहा था जो उस जहाज में लदा हुआ था। उस बच्चे ने बताया कि वो लोग रास्ता भटक चुके हैं, इसीलिए अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है, पर हमें मत मारो। तब येरांग एक सौदा करती है, उन्हें जान के बदले उन्हें उस खजाने के नक्शे को देना होगा। तो वो मान गए क्योंकि जान से बड़ा अनमोल कुछ भी नहीं होता। अब नीचे आने पर येरांग कुछ लोगों के साथ बैठकर बातें करती है और फिर उस नक्शे को खोला जाता है। उसे देख सभी के अंदर एक लालसा पैदा होती है, काश उन्हें ये मिल जाए। ऐसा ही कुछ येरांग के मन में भी आता है, काश जिस खजाने के बारे में उन जापानियों बताया था अगर वो मिल जाता तो उसकी किस्मत बदल जाती। इसीलिए वो सभी से कहती है कि अब हमें उसे ढूंढना है और हमारा यही मकसद है। तलाश शुरू होती है। सबसे पहली सीढ़ी थी एक टापू जहां इन्हें आगे के रास्ते के बारे में पता चलेगा और इसके लिए उन्हें उस टापू के सबसे ऊंची चोटी पर बनी एक गुफा के पास मिलेगा। ये सभी अब उसी टापू पर पहुंचते हैं जहां जाकर मुंशिन को एक सांड दिख गया तो उसने कहा कि सालों से सी फूड खाकर वो तंग आ चुका है, इसीलिए वो अपने खाने का जुगाड़ करने जा रहा है। हालांकि बाकी के लोग उसे रोकते हैं, ऐसा मत करो, लेकिन उसे खुद पर बहुत घमंड था। वो हर काम अकेले ही कर लेगा, फिर क्या होना था। उसी घमंड ने उसे ले डूबा। वहां सिर्फ एक सांड नहीं बल्कि पूरा झुंड था जिसके बीच वो अकेला पड़ा फंस जाता है। ये तो उसकी किस्मत अच्छी होती है कि वो नीचे गिरने से बच जाता, लेकिन यहाँ उसकी किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी होती है। जैसे ही वो नीचे गिरा वो लटक जाता एक पेड़ पर जिसके सिराने एक हाथी का दांत गड़ा था। जी हाँ, यही उसकी अगली मंजिल की चाबी है क्योंकि उसके आगे के नक्शे के बारे में लिखा है, जो देखने के बाद येरांग तो बहुत खुश होती है क्योंकि ये उन्हें एक कदम और करीब ले जाएगा अपनी मंजिल के। लेकिन यहाँ मुंशी को लगता है कि उसके लोग अब उसकी बात नहीं सुनते, जिसके कारण वो येरांग से लड़ जाता है और कहता है कि वो ही अब कैप्टन है। लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता क्योंकि सभी को येरांग एक कैप्टन के रूप में ज्यादा अच्छी लगती है। उन्हें कोई फैसले गुस्से में नहीं लिए और यही एक लीडर की पहचान थी और इस चीज से मुंशी नाराज होकर वहीं रुकने का फैसला करता है। तो वहीं बाकी के लोग चले जाते हैं वापस उसी शिप पर। लेकिन जब जाने की बारी आती है तो येरांग थोड़ी देर वहीं रुककर उसका इंतजार करती है, क्या पता उसका फैसला बदल जाए। लेकिन वो ठहरा जिद्दी आदमी, वो वहीं उसी टापू पर डटा रहता है। इस बीच उसके पास एक आदमी आकर बताता है
हमारे पास वो हाथी दांत चोरी हो गया है। ये सुनते ही उसे येरांग पर शक होता है, क्योंकि अभी सिर्फ उसी पर शक जा रहा है। इसलिए उसने फौरन उसी टापू की ओर रुक किया और उसे ढूंढना शुरू किया। बड़ी ही देर बाद येरांग उसे एक लकड़ी की झोपड़ी में मिला, जहां उसने उसे खूब मारा और पूछा कि आखिर उस हाथी के दांत को क्यों चुराया। जो उसने साफ इनकार कर दिया, उसके पास नहीं है वो दांत, बल्कि माइकी के पास है। वो कैसे, ये वो खुद बताता है। दरअसल कुछ समय बाद वो उस जहाज पर आ गया था, तो माइकी ने उसे झूठा दिलासा दिया। वो दोनों ही उस खजाने को तुम लोगों के पहले हासिल कर लेंगे और शहर की तरफ निकल जाएंगे। लेकिन जब तुम दोनों उसे लेकर टापू पर आए, तो मेरे सोने के बाद वो उस दांत को लेकर भाग गया। ये सुनकर येरांग को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसने शुरू से ही मुंशी पर शक था, लेकिन उसका खुद का आदमी ऐसा कर देगा वो उसने कभी नहीं सोचा था। वहीं दूसरी तरफ हम एक जनरल को देखते हैं, जो राजा से इस खजाने का जिक्र करता है और ये भी बताता है कि उसे उस तक पहुंचने का रास्ता पता है, वो जल्द ही उसे हासिल कर लेगा। इधर कोरिया का शाही परिवार के पास माइकी पहुंचा, जिसने उन्हें सब कुछ बता दिया। उनके परिवार के पूर्वजों ने समुद्र में किसी हिस्से में एक बहुत बड़ा खजाना छुपा रखा है, लेकिन उस शाही परिवार के किसी भी सदस्य को यकीन नहीं होता, क्योंकि अब तो उसके पास कुछ भी नहीं है, ना ही कोई सेना, ना ही कोई पैसा। तो अगर ऐसा कुछ भी होगा, वो उस तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे। इतने में वहां पर येरांग और मुंशी पहुंचते हैं, जो माइकी से जबरदस्ती उस खजाने को छीन लेते हैं। अब उस दरबार में कोई सेना वगैरह तो थी नहीं, उन्हें डरने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। इसीलिए वो बड़ी आसानी से उसे लेकर वापस अपनी शिप पर आ गए। साथ में वो शाही परिवार को भी उठा लाते हैं, लेकिन वापस आने पर फिर मुंशी और येरांग के बीच बहस छिड़ जाती है। उसने उसे वो हाथी दांत छीन लिया और समुद्र में फेंकने की बात करने लगे, लेकिन अंत में उसने उसे वो सौंप दिया। इस दौरान हमें ये भी पता चलता है कि वो उसे कहीं न कहीं पसंद करने लगा है, लेकिन खुद को सबसे बड़ा दिखाने की होड़ में वो कई बार ऐसी हरकत कर देता है, ताकि सभी को ऐसा लगे कि वो सबसे बड़ा और वही उनका लीडर है। खैर, इसकी सजा तो उसे मिल ही जाती है। इस बीच हम दूसरी तरफ उसी जनरल को देखते हैं, जो अभी उसी बात वार्तालाप कर रहा है उस राजा से, जो सुनकर वो गुस्से में पूछता है, तुम इतने विश्वास से ये कैसे कह सकते हो कि तुम उस खजाने को हासिल कर लोगे। तो जनरल बताता है, जिस राजा का वो खजाना था वो असल में कोरियन साम्राज्य का वंश था, परंतु उसे हमेशा से यह डर सताए रहता था कि कोई उस इस खानदान के खजाने को उसे छीन न ले। फिर एक दिन उसका ये डर हकीकत में बदल गया, जब उसके राज्य पर हमला हुआ। उस दौरान वो उस पूरे खजाने को एक जहाज पर लाद कर इस बारे में उसकी सिर्फ अपनी पत्नी को बताया कि वो कहाँ जा रहा है। इसीलिए मैंने उसके कुछ सालों बाद उसकी पत्नी को बंदी बना लिया और उसे खूब सताने के बाद उसने आखिर में उस खजाने का पता मुझे बता दिया। ये सब सुनने के बाद अब वो राजा अपनी सेना के साथ निकल जाता है, क्योंकि उसे उस जनरल की बातों पर यकीन जो हो गया था। इधर शिप पर मौजूद लोग उस हाथी के दांत पर कपड़ा बांधकर उस पर लिखी भाषा को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या लिखा है। तो मुंशी उनसे वो कपड़ा ले लेता है, क्योंकि उसे वो भाषा आती थी। उसने बताया कि खजाने तक पहुंचने का रास्ता एक नदी से होकर गुजरता है, जो समुद्र के नीचे से बहती है, और ये जगह वहां मौजूद है जहां एक पत्थर के नीचे समुद्र बहता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अपनी लालच और छल कपट पीछे ही छोड़ कर आना, क्योंकि ये खजाना उसी को मिलता है जिसके अंदर औरों की मदद करने की इच्छा हो। ये उसी के लिए छुपाया गया। ये सुनने के बाद मुंशी तो हंसने लगता है, क्योंकि उससे बड़ा चोर दुनिया में कोई नहीं है। तो क्या उस सोने को वो हासिल कर पाएगा? खैर, यहाँ येरांग बताती है कि उसने ऐसी जगह देखी है जो यहाँ से 40 मील की दूर दक्षिण में है। इसीलिए अब ये लोग उसकी ओर तेजी से बढ़ना शुरू करते हैं। तो वहीं जनरल और बाकी के लोग भी अपने सोचे हुए रास्ते पर चल रहे थे। 2 दिन बाद ये लोग उस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ एक विशाल पत्थर मौजूद था, जिसके नीचे खूब सारे बवंडर बह रहे थे, जिन्हें देख येरांग कहती है कि मुझे पूरा यकीन है हमें नीचे कुछ जरूर मिलेगा। इसीलिए एक एक करके ये लोग खुद नीचे कूदना शुरू करते हैं, जहाँ इन्हें खूब सारी जेलीफिश नजर आती है जो एक रोशनी की ओर बढ़ रही थी। इसका पीछा करने पर ये लोग एक सुराख के बाहर आ जाते हैं। ये असल में एक गुफा थी, जहाँ इन्हें पूरा यकीन था कि कुछ न कुछ तो जरूर। लेकिन बहुत देर तक खोजबीन करने के बाद भी इन्हें कुछ हासिल नहीं होता, जिससे सभी नाराज हो जाते हैं। तभी मुंशी के बाल हवा में हिलते हैं और उसे पता चल जाता है कि उस गुफा के पार भी कुछ है, लेकिन वो इसके बारे में किसी को कुछ बताता नहीं, बल्कि उल्टा येरांग का मजाक बनाना शुरू करता है, ये कहकर कि वो कैसी लीडर है, उसने खुद की लोगों की जान जोखिम में डाल दिया। वो खूब उसकी बेइज्जती करता है, जो येरांग का एक साथी को बर्दाश्त नहीं होती। इसीलिए वो उस पर हाथ छोड़ देता है, पर मुंशी उसे उठाकर उसी तरफ फेंक देता है जहां से हवा आ रही थी। अब उसके टकराने से वहां का रास्ता खुल जाता है, और इसके अंदर एक लंबी गुफा थी जो सदियों पुरानी होने के कारण अब कमजोर हो पड़ी थी। इसीलिए इन्हें सतर्क रहना होगा, क्योंकि वो किसी भी समय गिर सकती है। अब दूर जाने पर इन्हें कुछ संदूक मिलते हैं, जिसे खोलने पर सभी के चेहरे पर खुशी से लाल हो जाते हैं, क्योंकि उसमें भरा था बेशुमार चांदी। लेकिन सिर्फ चांदी ही क्यों, सोना कहाँ है?
यही सवाल मुंशी के दिमाग में था। जो उसे तो ये पता चल गया था कि सोना यहाँ है ही नहीं, सिर्फ है तो चांदी। इतनी में अचानक कोई इन पर हमला करता है, जिससे कि वहाँ कई बार जोरदार धमाका होता है और इनमें कुछ भी साथी घायल भी हो जाते हैं। ये काम दोस्तों जनरल और उसकी सेना का था जो यहाँ तक पहुंच चुकी है और अब इन्हें उस हाथी दांत को छीनना चाहती है, लेकिन येरांग और बाकी के लोग ऐसा करने नहीं देते। इस बीच जब जनरल पहली बारी मुंशी को देखा तो पहली नजर में उसे पहचान जाता है, क्योंकि उन दोनों का एक पुराना अतीत जो है। दरअसल दोस्तों एक ही सेना में ये पहले थे, ये सच है। वहीं से मुंशी ने तलवारबाजी सीखी, पर उसके लड़ने के तरीके अलग थे। वो ऐसे लोगों को बेवजह नहीं मारता, पर वहीं जनरल वो अपनी ताकत के बल दिखाने के लिए किसी को भी मार सकता है। इसीलिए मुंशी ने वो सेना छोड़ दी। अब प्रेजेंट के टाइम में अभी वो दोनों लड़ रहे हैं, तो वहीं बाकी के लोग अपनी शिप पर लौट आए, लेकिन वो लोग गए नहीं थे बल्कि मुंशी के इंतजार में थे। इस बीच अब मुंशी को देख पाते हैं जो आखिर में जनरल से हारने लगता है और इसीलिए खुद को ही उसी चांदी के संदूकों से बांध कर पानी में कूद जाता है। पर उसके पीछे पीछे जनरल भी कूद गया, लेकिन सांस न आने की वजह से वो ऊपर आ जाता है। तो वही मुंशी जो अब पानी की गहराई में जाता जा रहा है, तब समय समय पर आकर येरांग उसकी जान बचा लेती है और उस रस्सी को काट देती है जिसमें वो बंधा था। गुफा में जनरल को वो झंडा भी मिल गया जिस पर असली खजाने का नक्शा बना था। हालांकि वो झंडा इन लोगों ने भी देखा था, लेकिन वो उसे लाने में असफल रहे। तब येरांग कहती है कि हमें वापस नीचे जाना चाहिए, लेकिन कुछ का कहना था कि हो सकता है कि वो झंडा माइकी के पास हो, तो ये लोग उसे बांध देते हैं, जबरदस्ती उसे बुलवाते हैं कि उसे। तब वो कहता है उसके पास कोई ऐसा झंडा नहीं है, लेकिन हाँ उसे वो जगह पता है जिसका जिक्र उस नक्शे में। मैं बचपन में वहां पर गया था। दरअसल दोस्तों माइकी बचपन से ही पायरेट्स के साथ रहा है, उसे पहले भी वहां जाने का मौका मिल चुका है। उसका कहना था कि वहाँ खूब बिजलियां कड़कती है, लेकिन येरांग ने कहा कि हम वहां जाएंगे, हम वहां जरूर जाएंगे, पर माइकी की एक शर्त थी, उसे शिप का कप्तान बना दिया जाए। अब बड़ी देर सोचने के बाद येरांग मान गई और उसे कप्तान बना दिया गया। उसने सभी के लिए खाना भी बनवाया और खाना किसी गोबर से कम नहीं था, पर मुंशी को उस गोबर में भी फूल नजर आता है क्योंकि वो उसके प्यार में अंधा जो हो गया था। लंबे सफर के बाद ये लोग उस जगह पर फाइनली पहुंच जाते हैं और जैसे ही माइकी ने कहा ढेर सारी बिजलियां गिरती है, यह असल में वैसा ही था। ये जगह किसी डरावने सपने से कम नहीं थी। लगातार बिजलियों के गिरने की वजह से उनके शिप पर काफी नुकसान होता है। तो वहीं जनरल भी अपने लोगों के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसने अपनी शिप पर पतंगे बांध रखी थी जिसे वो बिजलियां उस पर नहीं गिर रही थी। खैर अब ये लोग समुद्र किनारे उस टापू पर पहुंचते, जहां मुंशी माइकी को ताना मारते हुए पूछता है कि कप्तान अब हमें क्या करना होगा, पर उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस बीच वो येरांग को देखता है कि दूर पर एक पहाड़ी पर लगातार बिजलियां गिर रही है, तो हो सकता है कि वहीं पर कुछ होगा, और इसीलिए मुंशी खुद अकेला ही ऊपर जाने का फैसला करता है। इधर माइकी के फालतू ऑर्डर से सब परेशान हो चुके थे, लेकिन अंत में वो एक काम की चीज देख लेता है। उसे देखा कि पेंगुइन अपने मुंह पर एक सोने की बिस्किट को दबाए हुए कहीं जा रही है। ये चीज उसने औरों को भी दिखाई और देख हैरान हो गए। इस बीच मुंशी जो कि ऊपर पहुंच चुका है, जहां उसने देखा कई सारे भाले गड़े हुए, उसी पर वो बिजलियां बार बार गिर रही हैं। इतनी में वहां पर जनरल और उसके लोग आते हैं, तो वो वहीं छुप जाता है। लेकिन जब जनरल उन भालों को देखता है तो उसे उस पर कोरियन साम्राज्य का झंडा नजर आता है, जो देख वो समझ गया कि इसी के नीचे वो चीज है जिसकी उन्हें तलाश है। लेकिन इससे पहले वो भाले को निकाले, वहां पर तेज तेज बिजलियां गिरती है जिसमें कई लोग मारे जाते हैं। फिर भी वो उस भाले को निकाल लेता है, फिर उसके नीचे खोदना शुरू करता है और इस दौरान उसे एक ताबूत मिला जिसे खोलने पर सिर्फ एक ड्रैगन फेस था। उसमें तभी एक सिपाही की नजर मुंशी पर पड़ जाती है। वो उस पर तीर चलाने लगता है, जिसे बचाने के लिए वो नीचे गिर पड़ा। उधर माइकी पानी में गिर गया उस पेंगुइन को बचाने के चक्कर में। तो यहाँ अफरा तफरी में वो मास्क पानी में गिर पड़ता है जहाँ पहले से माइकी मौजूद। उसी के हाथ वो मास्क भी लग जाता है, परंतु तभी उसकी नजर पड़ी अपने सामने एक गुफा पर जो हूबहू उस मास्क की तरह थी, जिसका मतलब साफ था कि इसी के अंदर वो बेशकीमती खजाना है जिसे कि इतने समय से ये ढूंढ रहे थे। अभी कहानी खत्म नहीं हुई दोस्तों, असली मजा तो अब आएगा, क्योंकि अब माइकी के हाथ वो जहाज लग चुका है जो कि पूरा सोने से भरा था। ये वही जहाज था जिसे कोरिया के राजा ने यहाँ पर छुपाया था। पर अभी ऊपर उन दोनों की लड़ाई खत्म नहीं हुई। काफी देर एक दूसरे से लड़ने के बाद आखिर में मुंशी चालाकी से जनरल को बिजली के झटके से मार गिराता है और खुद इस जंग को जीत जाता है। सभी लोग नीचे आ गए जहां इन्होंने अपनी जीत का जश्न मनाया और साथ में उस खजाने के मिलने का भी, क्योंकि ये सभी एक करोड़पति बन चुके हैं। इनके पास अब इतना सोना है कि ये कई पुश्त बैठकर आराम से खा सकते हैं। इस बीच मुंशी और येरांग किस भी कर लेते हैं, जिसे वहां मौजूद सभी को पता चल जाता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और कुछ इस तरह से ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।